Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में हम थर्मोडायनामिक्स रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ रिलेशंस को भी डिस्कस किया था, देखा था उनको। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने वाले हम क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे हम? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है या ये इक्वेशन हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, होता क्या है एक्चुअली। देखते हैं इसको। ये क्या करता है? ये रिलेशन शो करता है। किसके किसके बीच में रिलेशन शो करता है ये हम देखते हैं। ये क्या करता है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन saturation pressure, saturation temperature, enthalpy of evaporation and specific volume of the two phases। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इनका कहने का मतलब है कि ये क्या करता है कि रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में। सबसे पहले तो सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में। कब? जब दो फेजेस दिए होते हैं। जब दो फेजेस दिए होते हैं तो उन किन चारों के बीच में रिलेशन शो करता है? सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में ये क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है। अब यहाँ पे एक आपको नया टर्म दिख रहा है, ये टू फेजेस। टू फेजेस का मतलब क्या है? टू फेजेस मतलब जैसे कि आपका हो गया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये दो फेज हो गए। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये क्या हो गया? आपके दो फेज हो गए। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, उसके बाद क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को देखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब फेज़ डायग्राम की बात करते हैं, जो फेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फेज़ डायग्राम को प्लॉट करते हैं। तो फेज़ डायग्राम बेसिकली क्या होता है? टी-एस डायग्राम के बीच में डायग्राम को हम प्लॉट करते हैं। टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो कर्व आता है कुछ इस तरीके का आता है। ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जो कर्व के इस साइड होगा, जो कर्व के इस साइड होगा वो क्या होता है? लिक्विड फेज होता है। जो कर्व के दूसरी साइड होगा वो क्या होता है? वेपर फेज होता है, या फिर उसको गैसियस फेज भी बोल सकते हैं। वेपर हो गया या गैस हो गया, दोनों एक ही फेज हो जाते हैं। इधर लिक्विड हो गया, इधर वेपर हो गया। आप एक चीज़ बताओ, बीच में क्या होगा? बीच में कुछ लिक्विड प्लस वेपर का फेज आना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिक्सचर होगा। जब एक साइड लिक्विड है, दूसरी साइड वेपर है, तो बीच में क्या होगा? दोनों कहीं ना कहीं तो मिक्स कर रहे होंगे। तो ये जो कर्व के अंदर का पोर्शन आएगा वो लिक्विड प्लस वेपर का फेज आएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब होता क्या है, जब कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, जब टीएस डायग्राम में जब हम फेज डायग्राम को प्लॉट करते हैं और वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। जब कर्व के बाहर की बात करते हैं तो कर्व के बाहर ये इंक्लाइंड होती है और कर्व के अंदर आते से ही ये बिल्कुल क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है। और फिर यहाँ कर्व से जब बाहर आ रहा है तो फिर ये लाइन क्या होती है? इंक्लाइंड हो जाती है। ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। कौन सी लाइन है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है, दो पॉइंट हमें मिलते हैं। ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है ये इस कर्व को दो जगह पे काटती है। एक ये पॉइंट मिलता है हमें और दूसरा ये पॉइंट मिलता है। जो इस साइड, जो लिक्विड साइड में जो पॉइंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन या सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। और इधर जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट, इसे बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। ठीक,
जो यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट जो मिल रहा है, ये चीज़ आप इसको इस तरीके से देखो, ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, और इधर जो मिल रहा है ये कट कर रहा है वो क्या है, वेपर पॉइंट है, ये सैचुरेटेड पॉइंट है। ठीक, इधर का जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, सब कूलिंग रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब कूलिंग। इधर क्या होती है, सब कूलिंग होती है। और दूसरी साइड क्या होती है, इधर की बात की जाए तो इधर होती है सुपर हीटिंग। क्या होती है, सुपर हीटिंग। तो ये कुल मिला के ग्राफ था। ग्राफ में क्या हमने पढ़ा है कि टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में हम क्या करते हैं, जब फेज़ डायग्राम प्लॉट करते हैं, फेज़ डायग्राम यहाँ पे दो फेजेस की बात हो रही है, हमने लिक्विड और वेपर फेज़ को लिया हुआ है। तो लिक्विड क्या हुआ, कर्व के इधर हो गया, और वेपर जो होगा दूसरी साइड होगा, बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। पहला पॉइंट जो मिलता है, जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस कर्व को काटती है दो जगह पे, पहला पॉइंट जो होता है जो लिक्विड साइड में होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट मिलता है, और जो वेपर साइड में होता है वो सैचुरेटेड वेपर पॉइंट होता है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे जो लिक्विड और वेपर दोनों क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। दोनों क्या करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे, या आप कह सकते हो कि दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की सेम डेंसिटी होगी। ठीक है, एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, लिक्विड और वेपर दोनों फेज एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, मतलब दोनों की डेंसिटी क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो वो पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर यहाँ पे बात की जाए इस पॉइंट पे, और ये दूसरा पॉइंट, ठीक, तो यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है इसको x से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0। 0 से बढ़ के ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब स्टार्टिंग पे यानी सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसके बीच में इसकी वैल्यू चेंज होती है, और चेंज भी कैसे करेगी, चेंज क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की 1 है। इसका मतलब कि बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर किसी की मिनिमम वैल्यू कुछ है, ठीक है, मान लो किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू कोई भी चीज़ है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ है, तो उसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी इस केस में क्या होगा कि x की वैल्यू क्या है, 0 है जो कि मिनिमम है, और x की वैल्यू 1 है जो कि मैक्सिमम है। तो बीच में क्या होना चाहिए, बीच में आपके दोनों के 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो बीच में अगर वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होता है, mv डिवाइड बाई mv प्लस ml, मतलब कि मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, और ये कहाँ के लिए होती है, ये इस जोन के लिए होती है। ये जो अंदर, जो कर्व के अंदर वाला जोन है, जो कर्व के अंदर वाला एरिया है, उसके लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू ये होती है। मास ऑफ वेपर कितना है और मास ऑफ लिक्विड कितना है, उसके ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है HFG। अब F क्या है, G क्या है, हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली हैं, लेकिन FG का हमने कुछ डिस्कस किया नहीं है, कुछ देखा नहीं है। तो F और G मैं बता दूँ। जो G है ये हम वेपर फेज़ के लिए मानते हैं। G इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वेपर फेज़ के लिए, और जो F होता है वो हम करते हैं लिक्विड फेज़ के लिए, लिक्विड फेज़ के लिए। तो एक बात बताओ, लिक्विड फेज़ मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, मतलब ये क्या हो गया, F वाला पोर्शन हो गया। वेपर फेज़ मतलब गैसियस फेज़, और ये क्या हो गया, गैसियस फेज़ उधर हो गया। तो HFG की वैल्यू जो होती है यही क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। ये क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। तो HFG की वैल्यू क्या होती है, HFG इज इक्वल टू, जब भी पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू होती है Hg माइनस HF। Hg माइनस HF क्यों होती है, Hg की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है HF से, तो HFG क्या हो जाएगी, Hg माइनस HF। ये क्या हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन।
ये पॉइंट हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने फेज़ डायग्राम को डिस्कस किया था। अब इस फेज़ डायग्राम को हमने देख लिया, HFG की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को देखेंगे कि क्या होता है। क्या है कि इक्वेशन पढ़ने के लिए ये चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस किया है। इसके लिए मैंने कल एक रिलेशन बताया था, TPSV हमें लिख देना है एज इट इज, TPSV लिख देना है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे TPSV है तो एक इस तरीके से जाएगा और दूसरा क्या है कि इस तरीके से जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ट्रिक्स आपको पता होंगे तो आपके फॉर्मूले गलत होने के चांसेस होंगे ही नहीं, ज़ीरो हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना कि TPSV लिखना है, P से स्टार्ट करना है हमें, PTVS, और S पे एंड हो रहा है तो S से हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे। तो लिखते हैं कि क्या बनता है, del P ओवर del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही तो लेते हैं हम रिलेशनशिप शो करने के लिए, ग्रेडियंट, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर del S बाय del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमें वैल्यू मिल गई। हमें क्या करना है, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक। प्रेशर, आप एक चीज़ देखो, ये क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है, यहाँ पे एंट्रोपी है, एंथैल्पी तो है नहीं। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, इसका मतलब HFG के बीच में रिलेशन शो करता है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इस S को H में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को इन्होंने डिफाइन ही किया है कि इन चारों के बीच में रिलेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ें तो हैं, चौथी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट तो नहीं कह सकते, उसको क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है S से, ठीक। तो S को हमने क्या करना पड़ेगा, S को हमें एंथैल्पी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। करते हैं, ये क्या हो गया, del P ओवर del T कर दो इसको, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा S, या इसको लिख दो आप del S ओवर del V, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। एक हमें पता है इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट कह सकते हो, या Q इज इक्वल्स टू TdS होता है, ठीक है। dq इज इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा हुआ है, dq इज इक्वल्स टू TdS होता है, या फिर कह सकते हो ds इज इक्वल्स टू dq बाई t, हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर ds की वैल्यू निकालनी है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेजेस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट लिख सकते हैं। तो लेटेंट हीट डिवाइड बाई t, ये तो ds की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ds की वैल्यू हो गई। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट डिवाइड बाई T इंटू ये क्या है, डेल्टा V। अब ये जो है हमने अभी क्या देखा था, हमने फेज डायग्राम में देखा था, तो डेल्टा V जो है, या DV कर लो, ये क्या हो जाएगा, VG माइनस VF हो जाएगा, VG माइनस VF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि जो गैसियस फेज माइनस लिक्विड का फेज, तो वही तो होगा चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VG माइनस VF, और इस चीज़ को आप DP डिवाइड बाई DT कर दो, ठीक, DP डिवाइड बाई DT कर दो। दोनों साइड से DP डिवाइड बाई DT करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, DS बाई DV हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक। DP बाई DT की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, होता क्या है एक्चुअली, जब हम फेज डायग्राम प्लॉट करते हैं, फेज डायग्राम देखते हैं, तो वहाँ पे जो VF की वैल्यू होती है, जो VF की वैल्यू बहुत कम होती है VG से। VF की वैल्यू, VF जो होता है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू VG। तो हम VF को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम VF को नेग्लेक्ट करेंगे, जब हम VF को नेग्लेक्ट करेंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लेंगे। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, DP ओवर DT इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट डिवाइड बाई T इंटू VG।
अब यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन के बारे में बात की जा रही है, सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये T सैचुरेशन लगा देंगे। तो ये एक फार्मूला निकल के आता है क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। ये फार्मूला किसका निकल के आएगा, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि TPSV का जो हमने इसकी जो ट्रिक देखी है वो ध्यान में रखनी है। P से स्टार्ट होगा, V से V तक, और उसके बाद S से हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ds की वैल्यू हम लेटेंट हीट के फॉर्म में लिख देंगे, लेटेंट हीट डिवाइड बाई T हो जाएगा। और डेल्टा V जो है या dV है, Vg माइनस Vf करेंगे। Vf की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे और हमें एक वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अगर यहाँ पे अगर कह देता है कि ये जो वेपर है, जो हमने फेज डायग्राम देखा है, जो वेपर है वो आइडियल है, ठीक है। इफ वेपर इज आइडियल गैस, अगर इसको मान लिया हमने कि वो आइडियल गैस है, तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडियल गैस की इक्वेशन हमें पता है कि क्या होती है। आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो PV इज इक्वल्स टू RT होती है। क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू RT होती है। ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। तो ये एक बात बताओ, यहाँ पे जो V की वैल्यू है, इस V की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अगर V की वैल्यू हम निकाल दें और उस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें एक नई वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ठीक। क्या होगा, एक नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो करते हैं इसको, क्या करेंगे, यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू RT है, तो P हटा देते हैं, V निकालते हैं। V इज इक्वल्स टू RT बाई P। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, सैचुरेशन की। तो T सैचुरेशन हो जाएगा और P सैचुरेशन हो जाएगा। डेफिनेशन हमने देखी है, कहीं ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन में इन्होंने बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सैचुरेशन लिखना है, ठीक। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vg हम निकाल रहे हैं यहाँ पे RT सैचुरेशन डिवाइड बाई P सैचुरेशन। अब इसकी वैल्यू उठा के क्या करो, हम यहाँ पे रखते हैं। अब रखते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, dP ओवर dt तो एज इट इज़ रहेगा। लेटेंट हीट रख देते हैं, लेटेंट हीट को यहीं पे। T सैचुरेशन तो ऐसे ही होगा, Vg की वैल्यू R इंटू T सैचुरेशन डिवाइड बाई P सैचुरेशन। सैचुरेशन है और ये भी क्या है, सैचुरेशन है। तो dP ओवर dt की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट इंटू P सैचुरेशन डिवाइड बाई R T सैचुरेशन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये सैचुरेशन है और ये सैचुरेशन है। ये किसके लिए है, आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक। जो पहली इक्वेशन आई थी वो वेपर के लिए हमने निकाली है, और जो बाद में हमने PV इज इक्वल्स टू RT आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन लगाई है, उसके बाद जो dP बाई dt यानी कि क्लॉजियस-क्लैपेरॉन की इक्वेशन जो आई है वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, अच्छा टॉपिक है और आई होप आपको एंजॉय आपने किया होगा इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।